पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल के कमांड्स के बारे में। देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एसक्यूएल के कमांड क्या-क्या हैं और उसका हम कैसे यूज करते हैं। पहला है क्रिएट टेबल। दिस कमांड बिल्ड्स अ न्यू टेबल एंड हैज अ प्री डिफाइंड सिंटैक्स। अगर हम क्रिएट टेबल की बात करें तो क्रिएट कमांड जो यूज किया जाता है, क्रिएट टेबल, एक न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग इस कमांड का यूज करते हैं और इसका एक प्री डिफाइंड सिंटैक्स होता है। अगर हम क्रिएट टेबल की बात करें तो इसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम और कॉलम डेफिनिशंस। यानी कॉलम डेफिनिशन में हमें क्या करना होता है कि कॉलम का नाम लिखते हैं, उसका डेटा टाइप लिखते हैं और अगर जैसे हमें कुछ साइज मेंशन करना हो या फिर कंस्ट्रेंट का यूज करना हो तो ये सब क्रिएट टेबल कमांड में यूज किया जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे यहाँ पर एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, इसको कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट होगा, लेकिन कैसे क्रिएट होगा उसकी हमें डिटेल लिखनी होगी। जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय आईडी चूंकि एक साथ होगा, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर, यानी एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप हमने डिफाइन किया इंटीजर और इसको चूंकि आईडी है तो इसको हमने प्राइमरी की बना दिया। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल क्रिएट करने के साथ साथ जैसे यहाँ पर है कॉलम का नाम दिया, इसका डेटा टाइप दिया, जहां जरूरत होगी वहां हम साइज भी डिफाइन करेंगे और ये हमने कुछ कंस्ट्रेंट दे दिया। जैसे यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है। दूसरे में क्या है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम केयर 50 और हम ऐसा कह सक रहे हैं कि फर्स्ट नेम जो है उसको हमने नल डिफाइन कर दिया। हालांकि कायदे से तो फर्स्ट नेम नॉट नल होना चाहिए, जो लास्ट नेम होना चाहिए वो नल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने डेटा टाइप केयर लिया है। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट नेम जो है फर्स्ट नेम में डेटा टाइप सब में केयर ही हो, वेर केयर भी हो सकता है क्योंकि सबकी सेम डेटा टाइप नहीं होगी। और केयर जो यहाँ पर हमने यूज किया है इससे मेमोरी का काफी वेस्टेज भी होगा, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पर सिंटेक्स देख रहे हैं तो सिंटेक्स में हम कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट नेम। लास्ट नेम का डेटा टाइप है केयर 75, यानी केयर की साइज हमने मैक्सिमम डिफाइन कर दी 75 और ये नॉट नल, यानी जो ये डेटा टाइप है, एग्जाम्पल हमने एक रैंडम ले लिया है, हमें इससे मतलब नहीं है कि ये एग्जाम्पल वैलिड है या वैलिड नहीं है। मेनली हमें ध्यान में रखना है कि क्रिएट टेबल का सिंटैक्स क्या है और हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। द मैंडेटरी सेमीकोलन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रोसेस एवरी कमांड बिफोर इट। मतलब जो भी है हम लोग यहाँ पर कॉलम को कॉमा से सेपरेट करते हैं और जो एसक्यूएल कमांड की एंडिंग है उसको हमने सेमीकोलन से एंड किया है। इन दिस एग्जांपल द स्ट्रिंग char is used to specify the data type. Other data types can be date, number और integer। मतलब हमें सिंपली ये ध्यान में रखना है कि जो टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें टेबल का नाम देना होता है और डिफरेंट डिफरेंट उसके कॉलम देने होते हैं। कॉलम का नाम मैंडेटरी है, कॉलम के साथ उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना होता है, लेकिन साइज देना ऑप्शनल है। और साइज के साथ साथ जो डिफरेंट पैरामीटर हैं जैसे कि कंस्ट्रेंट वगैरह ये भी ऑप्शनल है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से देते हैं।
तो ये जो सिंटैक्स था वो टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स था। नेक्स्ट है क्रिएटिंग टेबल विथ कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कंस्ट्रेंट होता क्या है। A constraint is a condition or check applicable to a column or table which ensures that integrity or validity of data। मतलब जो कंस्ट्रेंट है वो मेनली एक कंडीशन है, एक ऐसा चेक है जो हम किसी टेबल या कॉलम पे अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने का मेन मकसद होता है कि डेटा की वैलिडिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर कर सके। Constraints are also called integrity constraints. The following constraints are commonly used in MySQL। अगर हम commonly used constraints की बात करें तो पहला है प्राइमरी की। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो प्राइमरी की क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है यूनिक। अगर हम किसी कॉलम को यूनिक डिफाइन कर देते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर हम नहीं कर सकते। प्राइमरी की में जैसे हमें पता है कि प्राइमरी की किसी भी कॉलम को अगर बनाएंगे तो प्राइमरी की में हम नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, और यूनिक तो होगा ही होगा। यूनिक में क्या है कि नल वैल्यू एक्सेप्टेबल है लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है नॉट नल। अगर हमने किसी पर्टिकुलर टेबल को, कॉलम को हमने नॉट नल डिफाइन कर दिया, तो नॉट नल डिफाइन करने से क्या होगा कि वो पर्टिकुलर कॉलम नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है चेक। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, सर्टेन कंडीशन डिफाइन करने के लिए हम चेक कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। तो मेनली हमने जो क्रिएट टेबल पढ़ा था, अब यहाँ हम लोग कंस्ट्रेंट का यूज करके टेबल को क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे कंस्ट्रेंट का यूज करके टेबल क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है a table may have multiple unique constraints but only one primary key is allowed। यानी प्राइमरी की सिर्फ एक हो सकता है लेकिन टेबल में मल्टीपल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, मल्टीपल यूनिक कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। पहला कॉलम है कोड केयर 3, यानी कोड नाम का कॉलम है जिसको हमने डिफाइन किया है कैरेक्टर फॉर्म में, और इसको हमने बनाया है नॉट नल और प्राइमरी की, यानी ये नॉट नल भी है और प्राइमरी की भी है। नेक्स्ट है नेम। नेम यानी कैट 20। नेम का जो साइज है वो हमने डिफाइन किया है 20, और डेटा टाइप डिफाइन किया है कैर, और कंस्ट्रेंट है नॉट नल, यानी नेम की जो वैल्यू होगी वो नॉट नल होगी। ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम है एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर को हमने कैर 5 से डिफाइन किया है, यानी कैर डेटा टाइप है और जो 5 है वो इसका साइज है, और कंस्ट्रेंट यूज किया है यूनिक। नेक्स्ट है जेंडर कैर 1, यानी जेंडर हमने डिफाइन किया है, जेंडर का जो साइज है वो 1 है, डेटा टाइप कैरेक्टर है, और बाय डिफॉल्ट जब हम कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होगा, जेंडर जो है वो एम होगा। यानी अगर हम लोग जेंडर में कोई डेटा इंसर्ट ना करें तो यहाँ पर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एम इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही है नेक्स्ट एज। एज का डेटा टाइप है इंटीजर, और इसमें हमने चेक कंस्ट्रेंट का यूज किया है, यानी चेक क्या करना है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, मतलब मिनिमम एज 10 होना चाहिए और 10 से ग्रेटर होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम स्ट्रीम को डिफाइन करें तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया स्ट्रीम जिसका साइज है 1, डेटा टाइप है कैरेक्टर। चेक कंस्ट्रेंट का यूज किया है कि जो स्ट्रीम होनी चाहिए वो
आइदर एस होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए या फिर एच होना चाहिए, यानी साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट का यूज करके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने टेबल क्रिएट करने से रिलेटेड कमांड देखा, और कैसे टेबल में हम कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं वो भी हमने डिटेल में देखा। तो नेक्स्ट है कि जैसे हमने कोई टेबल क्रिएट कर दिया, तो टेबल क्रिएट करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि टेबल हमारा क्रिएट हो गया है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल की लिस्ट देख सकते हैं। टू सी द नेम्स ऑफ ऑल द टेबल्स इन डेटाबेस at any point of time, we can view names of all the tables contained in current database by using show tables statement as shown below। यानी जब कभी भी हमें किसी डेटाबेस में टेबल की लिस्ट देखनी हो कि एक डेटाबेस में टेबल क्या क्या टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमें कमांड यूज करना होगा शो टेबल्स। और शो टेबल्स का यूज करके हम लोग टेबल को चेक कर सकते हैं लिस्ट में कि कौन सी टेबल एग्जिस्ट कर रही है। तो ये था कि हमने टेबल को कैसे क्रिएट करना है हमें, उसके बाद टेबल को कैसे चेक करना है कि क्रिएट हुआ या नहीं। अब नेक्स्ट कमांड है इंसर्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रोज इनटू एन एग्जिस्टिंग टेबल। मतलब हमने जो टेबल क्रिएट किया है उसमें अगर हमें कोई न्यू रो इंसर्ट करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। जैसे सिंटैक्स दिया हुआ है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यानी किस टेबल में हमें इंसर्ट करना है। नेक्स्ट है वैल्यूज। वैल्यूज में हमें क्या करना है कि उसी सीक्वेंस में सारी वैल्यू को लिखनी है जिस सीक्वेंस में हमने कॉलम को क्रिएट किया है। मतलब कॉलम का सीक्वेंस और यहाँ पर वैल्यूज का सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स और वैल्यूज। वैल्यूज में हमने जो स्ट्रिंग या कैरेक्टर है उसको सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में लिखना है हमें, और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हमें विदाउट कोटेशन मार्क लिखना है। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट इनटू कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम को ही सिर्फ इंसर्ट करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमांड यूज करते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। किस किस कॉलम में हमें वैल्यू एंटर करनी है, तो वो कॉलम का पहले हमें नाम लिखना होता है। उसके बाद जिस कॉलम में वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है वो कॉलम का नाम लिखने के बाद लिखना है वैल्यूज, और उसी सीक्वेंस में वैल्यूज लिखनी है जिस सीक्वेंस में हमें इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से हम इंसर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं जब हमें ऑल वैल्यू इंसर्ट करना हो या फिर स्पेसिफिक कॉलम इंसर्ट करना हो। तो ये तरीका है, इसकी हेल्प से हम लोग इंसर्ट कमांड की हेल्प से वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग टेबल में। नेक्स्ट है सिलेक्ट कमांड। विद द सिलेक्ट कमांड वी कैन रिट्रीव प्रीवियसली इंसर्टेड रो। अगर हम किसी डेटा को इंसर्ट करते हैं तो हमें देखना है कि हमारा डेटा कैसे इंसर्ट हुआ है, क्या क्या डेटा इंसर्ट हुआ है। तो उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट कमांड का यूज करने के लिए जो जनरल सिंटैक्स है वो है सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम। तो इसमें क्या है, कॉलम नेम्स, यानी अगर हमें एक टेबल एक कॉलम एक्सेस करना है तो हम पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखते हैं। अगर हमें मल्टीपल कॉलम एक्सेस करने हैं तो हर एक कॉलम का नाम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, और अगर हमें ऑल कॉलम का नाम एक्सेस करना है तो हम स्टार लिखते हैं। तो इस तरीके से हम
सिलेक्ट कमांड का यूज करके डेटा को फेच कर सकते हैं। जैसे पहला कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इससे क्या होगा, स्टूडेंट नाम के टेबल में जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगी वो सारी वैल्यू हमें शो होगी। दूसरा है सिलेक्ट नेम स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट नाम का टेबल है उससे सिर्फ और सिर्फ नेम और स्ट्रीम फेच होगा, उसके अलावा कोई भी डेटा फेच नहीं होगा। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं और सिलेक्ट कमांड का यूज करके डेटा फेच कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमने जो भी एक्सेस किया है वो टेबल के पूरे डेटा को एक्सेस किया है, यानी हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर एक्सेस होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का अगर डेटा फेच हो तो उसके लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। वेयर क्लॉज का यूज करके हम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कंडीशन। जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसके हिसाब से आउटपुट जनरेट होगा। जैसे अगर हम वेयर क्लॉज की बात करें तो द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा दैट सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड कंडीशंस। यानी स्पेसिफाइड कंडीशंस मैच करने के बाद डेटा फेच होगा। विथ वेयर क्लॉज द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड। अगर हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं तो वेयर क्लॉज के साथ हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर, जब हमें मल्टीपल डेटा का कंपैरिजन करना हो तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करना हो तो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। और अगर कंपैरिजन ऑपरेटर है तो कई बार हमें नल से कंपेयर भी करना होता है, तो नल से कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं इज नल। तो इस तरीके से वेयर क्लॉज काम करता है। अब जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे वेयर क्लॉज यूज होता है। जैसे पहला क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज लेस देन 18। इसका मतलब क्या है, सिलेक्ट स्टार यानी ऑल कॉलम फेच होगा स्टूडेंट टेबल का, वेयर एज लेस देन 18 यानी हमने कंडीशन दे दी कि जो एज होना चाहिए वो लेस देन 18 होना चाहिए। तो लेस देन 18 एज वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे उसकी पूरी रिकॉर्ड जो है वो शो हो जाएगी। दूसरा क्या है सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, यानी इस कंडीशन में हमें क्या करना है, सिर्फ नेम फेच करना है। कहां से, तो स्टूडेंट टेबल से। वेयर स्ट्रीम इक्वल टू एस एंड जेंडर इक्वल टू एम, मतलब हमने दो कंडीशन को कंबाइन कर दिया। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जैसे कोई हमारे पास स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट का जो टेबल है स्टूडेंट टेबल, उसमें से हमें ऐसे स्टूडेंट का नाम फेच करना है जिसका स्ट्रीम एस हो और जेंडर एम हो। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है तो इस केस में हम एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से हमारा काम चलता तो यहाँ पर और ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इस तरह से हम वेयर क्लॉज के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट कमांड है सिलेक्ट नेम इज स्ट्रीम, यानी इसमें तीन कॉलम फेच होगा, नेम का, एज का और स्ट्रीम का। कहां से, तो फ्रॉम स्टूडेंट यानी स्टूडेंट टेबल से। वेयर स्ट्रीम इक्वल टू सी और एज ग्रेटर देन 12। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है और दो कंडीशन जो है उसमें से दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है। या वाली कंडीशन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, और का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, स्टूडेंट का नाम, एज और स्ट्रीम तीनों फेच होगा स्टूडेंट टेबल से,
लेकिन कहाँ से, कौन सा कंडीशन से फेच होगा, तो आइदर स्ट्रीम जो हो वो सी हो या फिर एज ग्रेटर देन 12 हो। तो मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये डेटा आपका स्टूडेंट टेबल से फेच होगा। तो ये कुछ बेसिक कमांड थे एसक्यूएल की जो हमें पढ़ना था। और इस यूनिट में भी हमने सिर्फ वही किया है जो डिफरेंट है, जो कंप्यूटर साइंस वाले सिलेबस में दिया हुआ है ऑलरेडी, हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। तो आईपी वाले पार्ट में हमने जस्ट रिवीजन के तौर पर सारे कंसेप्ट को कवर किए हैं। तो डिटेल में पढ़ने के लिए पहले आप स्टार्टिंग वाली वीडियोस को देखेंगे जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सिलेबस का है। और हमने ऐसे टॉपिक को थोड़े से शॉर्ट में कवर किए हैं जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में है। तो एक ही कंसेप्ट अगर बार बार पढ़ते तो बोरिंग हो सकता था, इसीलिए हमने ये प्लान किया कि कंप्यूटर साइंस वाला मतलब स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक है उसमें तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन दोबारा से जो टॉपिक जब रिपीट हो रही होगी तो उसमें हम रिवीजन का काम करते हुए और जो नया टॉपिक है सिर्फ उसको हम डिटेल में करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी हमने अपनाई है और इस तरह से हमारा जो डेटाबेस का यूनिट है वो भी कवर हो चुका है। अब लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट यूनिट जो है वो होगा इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो ये पढ़ने से क्लास 11th का जो आईपी वाला सिलेबस जो हमारे टीचिंग एग्जाम में दे रखा है वो कवर हो जाएगा। फिर हम डिटेल में करेंगे आईपी वाला पार्ट। और आईपी वाला पार्ट जो होगा क्लास 12th का वो काफी नया कंसेप्ट है जो हमने पहले नहीं पढ़ रखा है, तो डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी पूरी स्ट्रेटजी यही है कि हर एक टॉपिक को हमें डिटेल में पढ़ना है। कोई टॉपिक अगर रिपीट हो रही है तो दूसरी बार पढ़ने के टाइम में हमें थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ना है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी जिसको फॉलो करके हमने इस डेटाबेस और एसक्यूएल वाली यूनिट को पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।